हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्रीमेंट की जो 50 सालों से दोस्तों 50 सालों से इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का बैकबोन था। समझने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह ये एग्रीमेंट काम कर रहा था और वो था शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट भी आप इसे कह सकते हो। ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है, इंदिरा गांधी मौजूद है। शिमला एग्रीमेंट ऑल अबाउट द 1972 पैक्ट दैट शेप्ड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। दूसरे में आता हूं मैं, पाकिस्तान सस्पेंड्स द 1972 शिमला एग्रीमेंट। व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑल अबाउट? यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है जुल्फिकार अली भुट्टो साइन कर रहा है और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी साइन कर रही है, इस एग्रीमेंट को वजूद में ला रही है। लेकिन दोस्तों आखिरकार 2025 में ये एग्रीमेंट फाइनली पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने खुद ही इस पर सस्पेंड करके शायद अपने ही पैर पे ना कुल्हाड़ी मार दी है। जी हाँ, कुल्हाड़ी ही मार दी है अपने पैर पर। क्यों, आगे मैं वीडियो में समझाता हूं। लेकिन शिमला एग्रीमेंट क्या था दोस्तों, इसके क्या क्लॉजेस थे, और जब अब पाकिस्तान इसे खत्म कर दिया है तो इंडिया को कैसे फायदा होगा, यहाँ पर क्या फायदा होगा, और इस पर हम बात तो करेंगे। वैसे अगर मैं पर्सनली कहूं ना गाइस, तो आज की डेट में दोस्तों ये एग्रीमेंट बस नाम का ही एग्रीमेंट बनकर रह चुका है। इंडिया की एक समझने के लिए मजबूरी थी कि चलो भाई इसे लेकर चलना है। अगर हम इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करते थे ना तो पाकिस्तान को यहां पर क्लीन चिट मिल जाती थी कि देखो भाई इंडिया की ही गलती थी। अगर आज एग्रीमेंट अगर होता तो पाकिस्तान कुछ बड़ा अटैक नहीं करता या कुछ वायलेशन नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद ही अपने तरफ से कैंसिल कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और पाकिस्तान ने ये सब जुनून में किया है दोस्तों। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ कैलकुलेशन कर किया है। अगर कैलकुलेट कर किया होता, प्रॉपर इनके जो एक्सप्लेनर्स थे, इनके एडवाइजर्स थे, समझाते, तो पाकिस्तान आज ये नहीं करता। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर। दोस्तों इंडिया की बस समझने के लिए मजबूरी ही थी कि इसे खामोश लेकर चलने का। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट का वायलेशन किया है और बार बार किया है। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में नीचा दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। बार बार इस एग्रीमेंट का वायलेशन कर नीचा दिखाया है पाकिस्तान ने। लेकिन सबसे पहले हम इस एग्रीमेंट को समझते हैं क्यों बनाया गया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, फिर हम इस एग्रीमेंट के सस्पेंड होने की बात करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर 1 चला, वर्ल्ड वॉर 2 चला, इसके बाद इंसानों को थोड़ी सी शांति देखने को मिली। कुछ सालों के लिए शांति तो देखने को मिली, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी आग में जल रहा था दोस्तों, जहां इंसानियत, सियासत और मिलिट्री पावर तीनों आपस में टकरा रही थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी थी यहाँ पे। और मैं बता दूं कि शिमला एग्रीमेंट बनने से पहले इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी ना, ये जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं थी दोस्तों। ये जंग थी इंसानियत के लिए, उनकी इज्जत के लिए। ये जंग थी एक कौम के वजूद के लिए दोस्तों। और ये जंग थी जुल्म के खिलाफ खामोशी तोड़ने के लिए। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में पड़ गया। यहाँ पे मेनलैंड पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है ये बन चुका था, और इंडिया ने यहाँ पर अपना छड़ी चलाकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन चुका था। और दुनिया ने देखा दोस्तों, ये पॉइंट के बाद ना, इस मूवमेंट के बाद भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं है, एक ग्लोबल पावर बनने की पोजीशन पे आ चुका है। ये दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। और इसी वजह से यूएसए ने हमेशा से खंजर मारा है इंडिया के पीछे। यूएसए ने पाकिस्तान की मदद के लिए डिप्लॉय कर दिया था इंडिया को डराने के लिए। बाद में रशिया आया, यानी सोवियत यूनियन, उस टाइम का यूएसएसआर आया। ये पूरी अलग टॉपिक है, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें पाकिस्तान के इस मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा। और दोस्तों जो इंडिया ने यहाँ पे अपना कमाल दिखाया है ना, इसे थर्ड इंडो पाक वॉर या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। इसे टाइटल दिया जाता है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़कर एक देश बनाया था, बांग्लादेश। और आज दोस्तों यही बांग्लादेश अपनी औकात भूल चुका है, अपनी हद भूल चुका है। जिसने इसको बनाया था वही भारत को आज ये आंखें दिखा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर क्या हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में?
ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इंडिया ने इसको तोड़कर बांग्लादेश बनाया? देखो जी, ये समझने के लिए आपको कुछ चीजें देखने पड़ेगी। ये जो आप बोरिया देख रहे हो ना, ये चावल का थैला हो सकता है, ये वीट का पैडी का थैला हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो ब्राउन ब्राउन कलर आप देख रहे हो ना, ये जो ब्राउन ब्राउन कवर, इसको जूट कहा जाता है। ठीक है, जूट कहा जाता है। अगर आप जूट जूट है क्या, पहले ये समझो। देखो, जूट एक तरह का फाइबर होता है, रेशम जैसा नेचुरल धागा होता है, ब्राउन ब्राउन कलर होता है इसका, जो एक खास पौधे से उगता है, मिलता है। ठीक है, 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जूट एक्सपोर्टर बन गया था। आज अगर ये भारत का ऐसा होता है, या फिर वो जब अखंड भारत का ऐसा था, तो इंडिया को इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता था दोस्तों। उस जमाने में दुनिया भर में जूट की जो डिमांड थी ना, ये बहुत ज्यादा थी। जूट ये बैग बनाने काम आता था, रोप्स बनाने यानी रस्सी बनाने काम आता था, पैर साफ करने, इसे समझने के लिए कारपेट या मैट की तरह भी बनाया जाता था। और दुनिया का 70 से 80% जूट जो है ना, ईस्ट पाकिस्तान स्पेशली बंगाल डेल्टा से आता था। तो सोचिए पाकिस्तान किस लेवल पे था इस सेक्टर के मामले में। पाकिस्तान लेकिन इसे एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर चुका था। यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये जो बनता है ना जूट, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का ये जो जूट का जो कवर है ना, ये एक पौधे से उगता है, और वो पौधा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसके ही सराउंडिंग्स में पैदा होता था, और ये परफेक्ट था फार्मिंग के लिए। ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादातर जूट पर डिपेंड थी। ठीक है, आज जो बांग्लादेश है, ये जो हिस्सा है ना, ये जब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इनकी जो इकोनॉमी थी ये वाले ईस्ट पाकिस्तान की, ये इस चीज जूट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करती थी। इससे ही लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, पैसा कमाया जाता था। ठीक है, लेकिन 1950 और 60 में पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग थी, जो कमाई थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये जूट को एक्सपोर्ट कर कर कमाया जाता था। तो पाकिस्तान ने इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया है। अगर मैं 20 साल में बोलूं ना, 1960 या 70 के आसपास अगर मैं कहूं, तो लगभग 20 साल में पाकिस्तान ने उस समय 3 बिलियन यूएस डॉलर कमाया था। तो सोचिए पाकिस्तान ने किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को लूटा था, सिर्फ एक जूट से ही। बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ जूट से ही पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा लूटा था। और 3 बिलियन ये जो डॉलर है ना, 3 बिलियन डॉलर, ये छोटी मोटी रकम नहीं थी गाइस। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कैसा प्रोडक्शन को बनाया जा रहा था। और पाकिस्तान का यहाँ पर एक गेस्टर था, इस सेक्टर को एक तरह से गेस्टर देने के लिए पाकिस्तान ने एक स्टैम्प बनाया था, 2 रुपीस वाला स्टैम्प, जिसमें यहाँ पर जूट की जो पौधे है ना, खेती है, उसकी फोटो तस्वीर रखी थी, यहाँ पे नाव रखा था। एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए सेक्टर को पाकिस्तान ने किया था। और उस समय ये जो आदम जूट मिल है ना, बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती है। लेकिन दोस्तों जैसा जैसा वक्त बीतता है, यहाँ पे अत्याचार होना, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो चुका था। या एक सेकेंड, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हो रहा था ना, हालांकि रॉ मटेरियल मिल रहा था ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, जो भी पौधे उगते थे वो ईस्ट पाकिस्तान से उगते थे, लेकिन पाकिस्तान यहां पर क्या करता है कि जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल इसका, ये सीधा भारत को क्रॉस कर कर अपने यहां लेकर आता था। यहाँ पे इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी, जो भी प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल से यहाँ पर बनाया जाता था, और यहां से ही पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो पैसा आता था, पेमेंट होती थी, ये पाकिस्तान मेनलैंड पाकिस्तान पर ही आती थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इनके साथ गद्दारी की, यहां पर रहने वाले लोगों के साथ गद्दारी की। क्या गद्दारी की? इनको इनका प्रॉपर हक नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था पाकिस्तान में क्राइसिस शुरू होने का। ठीक है, पाकिस्तान जो भी पैसा जूट से आता था वो कराची पोर्ट के डेवलपमेंट में लगा दिया था, इस्लामाबाद का नया कैपिटल सिटी बनाने में लगा दिया, हैवी इंडस्ट्री सेटअप करने लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ये पॉइंट पर ना, ये जो पॉइंट है ना, या ये जो पॉइंट है ना,
हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना, ये जो पॉइंट है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान में सेटअप कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने यहां सेटअप किया मेनलैंड में, और ईस्ट पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी। ईस्ट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा स्मॉल शेयर मिला करता था, प्रॉपर उनका हक नहीं मिला जाता था, जिसकी वजह से हमें 1971 में पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज्यादा देखने को मिले। वैसे बहुत ज्यादा 10 साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा पीक पर चल चुके थे, जिस वजह से इंडिया को यहां पर इंटरफियर करना पड़ा, कर बांग्लादेश बना। यहां पे आप देख सकते हैं बलोचिस्तान का भी सेम केस है। अगर आप देखोगे, the China-Pakistan nexus to exploit tons of gold from the mines of Balochistan. दूसरा है Pakistan helps China steal Balochistan resources as local remains impoverished. और गरीब बनाते जा रहे हैं बलोचिस्तान को ये लोग, किसकी मदद से? चाइना की मदद से। इनडायरेक्टली यहां पर चाइना भी बहुत ज्यादा रोल निभा रहा है बलोच के लोगों को कमजोर करने में, जिस वजह से यहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ, और यहां पे लोग हथियार उठा दिए अपनी गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ। वैसे गलत नहीं किया, ये लोग अपने हक मांग रहे थे और पाकिस्तानी मिलिट्री ने गद्दारी की। जैसा दोस्तों आज बलोचिस्तान में लोग चिल्ला रहे हैं, वहां आज पाकिस्तानी मिलिट्री बलोचिस्तान के मिनरल्स पर कब्जा कर कर बैठी हुई है, उनको उनके जमीन का हक नहीं देती, करप्शन करती है, बलोच में रहने वाली फैमिलीज का एनकाउंटर करती है, बलोच की औरतों का रेप करती है। वैसे ही उस वक्त इस पाकिस्तान पर भी कुछ ऐसा ही इशू चल रहा था। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरा दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, पाकिस्तान सेम अपने माजी से, अपने पास से सबक हासिल नहीं करा। आज पाकिस्तान वही रिपीटेड चीज बलोचिस्तान में जो रिपीट कर रहा है, सेम उसने 1964 में ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी यही किया। ईस्ट पाकिस्तान पर भी आज जो बांग्लादेश है, पाकिस्तानी मिलिट्री ने जुल्म किया। बस गलती क्या थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की? इनकी गलती क्या थी? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपना हक मांगा, अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से, उनके जमीन का हक मांगा, अपने रिसोर्सेस का हक मांगा कि भाई आप भी हमें बराबर हिस्सा दीजिए। लेकिन पाकिस्तानी ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री ने इनके साथ गद्दारी की। जो आज कुछ हमें यहाँ पर बलोचिस्तान में देखने को मिल रहा है, सेम पास्ट में हमें ईस्ट पाकिस्तान में भी देखने को मिला। आई रिपीट, 2025 में जो बलोच के लोगों के साथ हो रहा है ना, जो अत्याचार पाकिस्तान बलोच के लोगों के साथ कर रही है 2025 में, सेम थिंग पास्ट में 1964 में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया था, उनके साथ अत्याचार किया था, जिस वजह से पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। और सेम चीज दोस्तों ये बलोचिस्तान के साथ होने वाली है आने वाले समय में। शायद कुछ साल में या यही 25 साल में, 2025 के साल में पाकिस्तान टूटकर बलोचिस्तान बन सकता है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमें हिस्ट्री रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है बलोचिस्तान के साथ। जिस तरह से यहां पर लोगों ने हथियार उठाया था, सेम उसी तरह से आज बलोचिस्तान में लोग हथियार उठा रहे हैं। तो हिस्ट्री रिपीटिंग दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान का एक और एक टुकड़ा हो जाए। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है दोस्तों, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान हार मान रहा है यहां पर ये साइन कर कर, और इंडिया ने टुकड़े कर कर तब यहां बांग्लादेश बनाया था दोस्तों। पेट्रोल, गैस, जूट पोर्ट सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान का था, लेकिन फायदा उठाया वेस्ट पाकिस्तान ने, यानी आज का पाकिस्तान ने। आज दोस्तों वही लोगों की बद्दुआ है जो पाकिस्तान आज कंगाल होकर बैठे हुआ है। पाकिस्तान आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट IMF, वर्ल्ड बैंक के पास, सऊदी अरबिया के पास भीख का खटोरा मांग रही है। खटोरा मांगते हुए घूम रही है कि भाई हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। ये पाकिस्तानियों ने सिर्फ लोगों पर जुल्म किया है, गोलियां चलाई है, बांग्लादेश की आवाम को कत्ल किया है, बलोच के लोगों का कत्ल किया है, औरतों का बलात्कार किया है, लोगों की लाशों पर सियासत कर कर पैसा कमाया है। इसलिए इनकी हालत ऐसी हो चुकी है आज के समय। अगर ये प्रॉपर लेकर चलते थे ना, तो पाकिस्तान आज कहां से कहां पहुंच जाता। आज पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता, लेकिन पाकिस्तान को यह सब मंजूर नहीं था। पाकिस्तान ने बस अत्याचार कर कर आगे बढ़ने की कोशिश की है, इसलिए पाकिस्तान आज यहां पर कंगाल होकर भीख का खटोरा लेकर घूम रहा है इधर उधर। दोस्तों यहां पे ना ऑपरेशन सर्चलाइट का भी आता है दोस्तों एंगल, ठीक है। अब ये है क्या, ये बोलता हूं, ये बलोचिस्तान बनने का बहुत बड़ा जो है मूवमेंट था दोस्तों। यही जो पॉइंट था ना, इसे पीक पर लेकर गया। हुआ क्या दोस्तों, यहां पर
जैसा आज बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान से तंग आकर हथियार उठा लिया और अपनी एक बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स बना ली, द हिस्ट्री इज रिपीटेड दोस्तों। ठीक इसी तरह पास्ट में जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत ज्यादा टेरर फैलाने लगी ना, ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने लगी, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने भी अपनी एक फौज बना ली, अपनी एक फोर्स बना ली जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी यानी लिबरेशन फोर्स। जी हाँ, लिबरेशन फोर्स। मैं क्या है इसके बारे में आगे डिटेल में बोलूंगा, लेकिन यहां पे आप देखो ऐसे ही वक्त गुजरता गया, फिर एक दिन सब बदल जाता है। बोलते हैं 25 मार्च, लेकिन 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1971 में, 26 मार्च 1971 में रात के अंधेरे में पाकिस्तानी मिलिट्री एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन सचलाइट। ठीक है, ऑपरेशन सचलाइट। ये एक मिलिट्री क्रैकडाउन था जिसका मकसद था अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल मूवमेंट को क्रश करना, कुचल देना, बंगाली आइडेंटिटी को दबा देना, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुलाम बनाकर रखना। ठीक है जी, ये सब पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन पर करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों कैसे गया क्या ये क्रैकडाउन, मतलब क्रैकडाउन कैसे हुआ? ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पाकिस्तानी फौज घुसती है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को लाइन में खड़ा कर गोलियां चला देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलियां चला रहे हैं, इन पर गोलियां चला देती है और चला चला कर मार देती है लोगों को। यहाँ पे आम आदमी बहुत ज्यादा शिकार हो जाता है। इसके बाद जगन्नाथ हॉल का भी मैं बोलना चाहूंगा, जो ढाका यूनिवर्सिटी का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें माइनॉरिटी लोग रहते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी लोग होते हैं, हालांकि मेजॉरिटी लोगों को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, रेप किया गया, कत्ल किया गया, लेकिन माइनॉरिटी को भी यहाँ पर किया गया। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स रहते थे उस जगन्नाथ हॉल में, जैसे हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मार मार कर खून के नदियां बहाई गई थी। ठीक है, अब 3 मिलियन से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ दोस्तों। न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, कल्चरल सेंटर सब कुछ सेंसर कर तबाह और बर्बाद कर दिया गया। जेनोसाइड का मूवमेंट चलाया गया। यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा लोगों का यहाँ पर कत्लेआम हुआ। ये बांग्लादेश की सरकार का ऑफिशियल रिपोर्ट है। 4 लाख से ज्यादा बंगाली औरतों का बलात्कार हुआ। इसमें सब कुछ हर मजहब का लोग शामिल था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सब कुछ, सब धर्मों के लोग शामिल थे। इनकी इज्जत लूटी गई, सेक्सुअल टॉर्चर किया गया पाकिस्तानी मिलिट्री और उनके सपोर्टर्स के द्वारा। 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगे दोस्तों। यहाँ पे इसके तस्वीरें हैं, देखिए, 2 लोग बिस्तर बोरिया बांधकर अपना घर दार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इंडिया आने लगे। और मोस्टली वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और बिहार में चले गए थे दोस्तों। गांव के गांव जला दिए गए। हर बंगाली, मुस्लिम या हिंदू पर शक किया गया, मुसलमान को तक नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर ये मुक्ति बाहिनी के सपोर्टर्स के तौर पर इन्हें शक किया गया, यानी लिबरेशन फोर्स का ये लोग सपोर्टर थे, इसलिए इन पर शक किया गया और इनको खत्म कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये यहाँ पर रेप ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स ने 2 लाख से 4 लाख बंगाली वुमेन का बलात्कार किया, जिसमें बच्ची लोग शामिल थे। जेनोसाइडल रेप भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे इनको कैप्चर किया गया और बहुत ज्यादा इनके ऊपर जुल्म किया गया ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, बोथ बंगाली मुस्लिम एंड बंगाली हिंदू वुमेन वेर टारगेटेड फॉर रेप। यहाँ पर कुल मिलाकर सेक्सुअल वायलेंस किया गया दोस्तों वुमेन्स के ऊपर। यहाँ पे आप इनकी स्टोरी देख सकते हैं दोस्तों। 52 ईयर की अब ये हो चुकी है, इनके साथ ये बलात्कार हुआ था। और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की थी दोस्तों। उस वक्त मुक्ति बाहिनी को इंडियन आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया और ये जो ट्रेनिंग है त्रिपुरा के बॉर्डर के सराउंडिंग में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मुक्ति बाहिनी ईस्ट पाकिस्तान की एक गोरिल्ला फौज बन चुकी थी जो पाकिस्तान आर्मी के जुल्म के खिलाफ लड़ रही थी। जब इंडिया ने ये सब देखा तो इंडिया को ये मामले में आना ही पड़ा। इंडियन आर्मी और इंडिया की सीक्रेट सर्विस
रॉ ने पाकिस्तान की आर्मी को मुसल में डालकर फोड़ा दोस्तों। इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दिया, वेपन्स दिया और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी प्रोवाइड की। याद रखिए, इंडिया की जो सीक्रेट सर्विस है ना, रॉ, RAW, रॉ ने बहुत बड़ा रोल निभाया है बांग्लादेश को बनाने में। ठीक है, रॉ का बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश बनाने में। रॉ के मॉनिटर में ही हैवी एम्यूनेशन, हथियार, ट्रेनिंग प्रोवाइड किए गए। रॉ ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मूव्स और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन निकालकर मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स के हाथों में थमा दिया कि जी आप ये पॉइंट्स पर, यहां पर मिलिट्री पाकिस्तान की मौजूद है, आप यहां पे आके अटैक करो। बॉर्डर पर मुक्ति बाहिनी के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी खोले गए। उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी और बहुत ज्यादा केयरफुली इंदिरा गांधी जी इस मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी, बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल कर रही थी सिचुएशन को। 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, यहां पर बंगाली लोगों पर जुल्म किया, उनका कत्ल किया, रेप किया, टॉर्चर किया, तो वहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई छेड़ दी। इस जुल्म से परेशान होकर लाखों बंगाली लोगों को भागकर इंडिया आना पड़ा। रेफ्यूजीज की वजह से इंडिया पर ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिर्फ पॉलिटिकल तरीके से ना ये काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ फौज की ही मदद लेकर जवाब देना पड़ेगा। फौज से ही दिया गया। दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के एयर बेसिस पे हमला कर दिया। ठीक है, एयर बेसिस पे हमला कर दिया कि कौन करा? पाकिस्तान मिलिट्री ने करा यहाँ पे, जिसका जवाब इंडिया ने तुरंत दिया। फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया इंडिया ने। 3 तरफ से एंट्री ली, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मेघालय के रास्ते अंदर गए। इंडियन आर्मी के लोग अंदर गए और मुक्ति बाहिनी के गोरिल्ला फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को हर तरफ से घेर लिया यहाँ पर। ठीक है, हर तरफ से पाकिस्तान की आर्मी की फौज को घेर लिया और इंडियन आर्मी ने सिर्फ 13 दिन में दोस्तों, 13 ही दिन में ढाका को सराउंड कर लिया और पाकिस्तान की फौज को कमजोर कर तोड़ दिया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को हमें ये तस्वीर देखने को मिलती है कि जनरल A.A.K. नाइजी ने इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब के सामने सरेंडर किया। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को यहां पर प्रिजन ऑफ वॉर ले लिया गया। वो लोग ने हथियार डाल दिए और इसके साथ ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया और दुनिया ने एक नया देश देखा, बांग्लादेश। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी उस वक्त। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वॉर की शुरुआत की, जब उसकी एयरफोर्स इंडिया के कई बेसेस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, आगरा हो गया, इस पर सरप्राइज अटैक किए। ये अटैक पहले से ही टेंशन से भरे हुए माहौल में आया था और यही से 1971 की, ठीक है, 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर का फुल स्केल देखा गया। इसके कुछ दिन बाद 11 दिसंबर 1971 को यूएसए ने अपना 7th फ्लीट वॉरशिप भेजा, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज भी था। बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज दिया था यूएसए ने। मकसद था इंडिया को इंटिमिडेट करना, डराना और पाकिस्तान को सपोर्ट देना। लेकिन इंदिरा गांधी ने पहले से ही प्लानिंग करके रखा हुआ था। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन इंदिरा गांधी जी ने कर लिया था, जिसका असर तुरंत हमें देखने को मिला। 13 दिसंबर 1971 को सोवियत नेवी के वॉरशिप बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं, जिसने यूएसए के फ्लीट को डरा कर रख दिया और वहीं पे ही यूएसए की अकड़ हमें टूटते हुए देखने को मिली। और यहीं से ही रशिया इंडिया की जो फ्रेंडशिप है ना, उस मूवमेंट के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। आज हम भी इस मूवमेंट को याद करते हैं और रशिया के साथ कॉर्पोरेशन और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कवर दिया था रशिया ने, जो आज हम नहीं भूलेंगे। याद रखिए, यूएसएसआर यानी रशिया ने इंडिया को पूरी फ्रीडम दी के ईस्ट पाकिस्तान में एक्शन आप लीजिए, जिसका रिजल्ट आज की डेट में बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो इंडिया सबका बाप है दोस्तों। अगर हम पाकिस्तान के बाप है तो बांग्लादेश के दादा है, और यही बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ने ही इसको आजाद किया है। लेकिन दोस्तों, शिमला एग्रीमेंट कैसे हुआ वो हमें समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली सरेंडर किया।
लेकिन वॉर के बाद सबसे बड़ा सवाल था अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लॉन्ग टर्म है ना, ये पीस कैसा बनेगी। इंडिया ने तो वॉर जीत ली और उसके पास एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक एडवांटेज था, 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इसको लेवरेज बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान को एक नेगोशिएशन टेबल पर लाया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका नतीजा है दोस्तों। पता नहीं मैडम ने एक लेडी बनकर कैसा ये सब हैंडल किया है, मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं दोस्तों कि 5 आदमियों को जितना गुस्सा आता है ना, वो एक औरत को आता है, और वो है इंदिरा गांधी। लोग इनके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो दोस्तों ताकत बहुत थी इंदिरा गांधी की, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन हैंडल किया है ना, एक लेडी होकर, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है दोस्तों। फिर जुलाई 1972 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई। किधर? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, शिमला। यहीं पर दोनों लीडर्स ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, और इसी वजह से इसका नाम शिमला एग्रीमेंट रखा गया। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट साइन करने के ये जो उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं। और ये शिमला एग्रीमेंट को एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसे कहा जाता है। शिमला एग्रीमेंट्स के अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, ये एग्रीमेंट किस बुनियाद पे था, मैं वीडियो के मेन पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। क्लास 1 दैट द प्रिंसिपल्स एंड द पर्पस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शैल गवर्न द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दोस्तों क्लास 1, इस क्लॉज के मुताबिक दोनों देशों को एक दूसरे की सोवेनिटी का रिस्पेक्ट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करके इस क्लॉज का वॉयलेशन किया, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ है। ये पहला क्लॉज कहता है। और दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स भी बोल लेता हूं। सभी इश्यूज को दोनों देश आपस में सॉल्व करेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी के, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का इंटरफियर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस एग्रीमेंट का एक ही पॉइंट था, 1971 की वॉर के बाद बनी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों रेस्पेक्ट करेंगे, ये भी की पॉइंट था। फोर्सेस का यूज नहीं किया जाएगा और दोनों तरफ पीसफुल परफेक्ट रिलेशनशिप होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, डिप्लोमेटिकली हर चीज को प्रीफर किया जाएगा। यह एग्रीमेंट का की पॉइंट था। इंडिया ने गुडविल के तौर पर प्रेजेंस ऑफ वॉर को छोड़ दिया कि भाई आप ले लो अपने फौजी जो भी है, लेकिन हमारे साथ अच्छा रहो, हम आपस में नेबर से, हम पड़ोसी देश है, हमें अच्छा रहना जरूरी है ताकि हमारा रीजन आगे बढ़ सके। इंडिया ने इस बुनियाद पे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको छोड़ दिया और पाकिस्तान के कुछ एरियाज भी वापस कर दिए जो वॉर में कैप्चर हुए थे। लाहौर जैसे कि इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी, लेकिन एज अ गेस्चर लाहौर को इंडिया ने छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका प्रॉपर फॉलो नहीं किया दोस्तों। अब मैं क्लॉज 2 पर आता हूं। क्लॉज 2 क्या कहता है, यहां पर आप देख सकते हैं, द टू कंट्रीज आर रिजॉल्व टू सेटल द डिफरेंस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। अच्छा, इसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में कश्मीर इशू उठा दिया दोस्तों, जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। बायलैटरल रिजोल्यूशंस का प्रिंसिपल तोड़ा क्लॉज 2 का वॉयलेशन करते हुए। और ये एग्रीमेंट क्लियर कहता है कि किसी भी डिस्प्यूट को सिर्फ दोनों कंट्रीज मिलकर ही रिजॉल्व करेंगे, थर्ड पार्टी का रोल नहीं होगा। यहां पर चाइना, सऊदी अरबिया, कतर, टर्की का रोल नहीं होगा। जो भी बात करेंगे आपस में इंडिया पाकिस्तान मिलकर बात करेंगे, यही क्लॉज 2 कहता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पॉइंट को, क्लॉज को कभी रेस्पेक्ट नहीं किया दोस्तों। यह भी वॉयलेशन है शिमला एग्रीमेंट का। पहला भी वॉयलेशन है, दूसरा भी वॉयलेशन है। अब मैं 4th क्लॉज पे आता हूं। जम्मू कश्मीर द लाइन ऑफ कंट्रोल resulting from the ceasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side। ठीक है, इस क्लॉज का सबसे ज्यादा वॉयलेशन हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान ने बार बार एलओसी पर सीज फायर वॉयलेशन किए, इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए मिलिटेंट्स भेजे इंडिया में,
इसका सिलसिला चालू किया पाकिस्तान ने। कारगिल वॉर को हम कैसा भूल सकते हैं। कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पाकिस्तान ने एलओसी क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की और कारगिल वॉर में डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी इंडियन टेरिटरी को कब्जा करने आई थी। क्लियर कट दोस्तों, क्लियर कट क्लॉज 4 का भी यहां पर पाकिस्तान ने वायलेशन किया, क्लास 1 का वायलेशन किया, क्लास 2 का वायलेशन किया, क्लास 5 का भी कैसा वायलेशन किया बोलता हूं। Neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organization or assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relation। दोस्तों क्लॉज 4 कहता है कि पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप को स्टेट स्पॉन्सरशिप देना, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, इस क्लॉज का डायरेक्ट वायलेशन है। ये ग्रुप्स 26/11 मुंबई अटैक्स जैसे इवेंट्स में शामिल थे। तो क्लॉज 4 को भी पाकिस्तान ने वायलेट किया। अब दोस्तों हर एक चीज में पाकिस्तान ने वायलेट ही किया। तो एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट किस बात पे टिका हुआ है आप ही सोचो। यहाँ पे कंप्लीट शिमला एग्रीमेंट को ही वायलेट किया गया। फिर भी इंडिया ने लेकर ही चला इतने सालों तक। इन सबके वायलेशन के बावजूद इंडिया ने हमेशा शिमला एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया, लेकिन पाकिस्तान ने हर दफा ट्रस्ट को तोड़ा, स्पेशली कश्मीर के मसले में। इसी वजह से शिमला एग्रीमेंट का असली स्पिरिट आज तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब आप बताओ, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया यहां पर। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया यहां पर। जो भी इसकी गारंटी थी पाकिस्तान पहले से ही वॉयलेट किया था, लेकिन अब एग्रीमेंट को, शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। अब इंडिया के लिए ये एग्रीमेंट ज्यादा कुछ था नहीं, कुछ काम का था नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज है, अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को पूरी ईमानदारी से फॉलो करता था ना, तो एशिया और पाकिस्तान दोनों कुछ इस तरह से आगे निकल चुके होते थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान शांति से ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज में अपना रोल निभा सकते थे। रोड, रेल, एनर्जी पाइपलाइंस खोलते थे, जिसे साउथ एशिया ओवरऑल यूनिफाइड मार्केट बन जाता। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट बन जाता था साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट है, सास कंट्री एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विस और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल कंपटीशन में डोमिनेट करती थी, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तीसरा दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक सिर्फ पाकिस्तान चाइना तक लिमिटेड नहीं रहता दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान कनेक्टिविटी के थ्रू सेंट्रल एशिया, यूरोप तक भी एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं चाहा। ग्वादर से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनकर पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर जाती और रीजनल लॉजिस्टिक्स सेंटर बन जाता, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। यहां पर दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया टुगेदर इंटीग्रेट होकर गैस पाइपलाइन का एंजॉयमेंट कर सकते थे। लोगों को पैसे कम देने पड़ते थे, सस्ते दाम पर हमें गैस मिलता, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। मल्टीनेशनल कंपनी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देके पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो पाती, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान में नई फैक्ट्रीज खुलती, कॉल सेंटर खुलते, R&D सेंटर खुलते, AI के मामले में पाकिस्तान भी आगे रहता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया दोस्तों। पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो 90% क्रॉस हो जाती, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने प्रॉपर फॉलो नहीं किया। अगर ये करता तो पाकिस्तान आज कहीं और होता दोस्तों। पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाते दोस्तों, जो साउथ एशिया के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट रीजन बनता घूमने के लिए, डिजिटल आउटसोर्सिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर पाया दोस्तों। पाकिस्तान को हमेशा जो भी सुधरता था, इंडिया के साथ जंग करना, अटैक करना, टेररिज्म फैलाना, कश्मीर बाल्टिस्तान जैसे रीजन में माउंटेनिंग होती थी, स्कीइंग होती थी, पिलग्रिमेज जो टूरिज्म में करतारपुर और श्रीनगर वो और भी ज्यादा बेटर हो सकता था दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कभी नहीं सोचा। यहां पर दोस्तों मेन जो चीज है ना, इंडस वाटर ट्रीटी को जो आज सस्पेंड इंडिया ने कर दिया है, आज
ये कभी सस्पेंड नहीं होता दोस्तों अगर पाकिस्तान ने प्रॉपर शिमला एग्रीमेंट को फॉलो किया होता। दोनों कंट्रीज यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फ्लड कंट्रोल और ड्राफ्ट रिसाइलेंट प्रोग्राम्स पर काम कर सकती थी। पाकिस्तान को इससे बिजली भी मिल सकती थी। फ्लड जो भी आते थे यहाँ पर हम इसे प्रॉपर कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहा दोस्तों कि हम कुछ ऐसा करना। लेकिन पाकिस्तान का कंप्लीटली फोकस जो भी था टेररिज्म पर था। पाकिस्तानी मिलिट्री अपने पक्ष एंजॉय करने में बिजी थी। अब कहीं मिलिट्री का काम होता है बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री हर बार पॉलिटिक्स के मसलों में जाती थी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चक्करों में पड़कर शिमला एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर अपने आप को बर्बाद कर लिया। आज अगर प्रॉपर क्लॉजेस फॉलो किए जाते थे ना शिमला एग्रीमेंट के, तो पाकिस्तान कहीं और पहुंच जाता दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं किया आज, इसलिए पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बिगड़ कर रह चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आप तक लाया है। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।